आज मैं क्लास री इशू का बचा हुआ टॉपिक पर ही लेने जा रहा हूं। देखो, इसके जस्ट पहले जो मैं लेक्चर बनाया था, जो लेक्चर दिया था, लेक्चर नंबर 18, ये तो 19 है, लेक्चर नंबर 18 में री इशू टॉपिक को चालू किया गया था। उसमें पूरी बात री इशू से रिलेटेड मैं समझाया था। री इशू में मैं बोला था कि अभी जो मैं जर्नल समझा रहा हूं वो फुली री इशू के केस में मैं जर्नल समझाया था, और उसमें अमाउंट को कैसे भेजा जाता है ये मैं समझाया हूं। मैं बोला था कि री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर में एक फुली री इशू का केस होगा, एक पार्टली री इशू का केस होगा। फुली री इशू, पार्टली री इशू। देखो, प्रॉब्लम वही पड़ा हुआ है यहां बोर्ड में जो प्रॉब्लम इसके पहले वाले वीडियो में बनाकर दिखाया गया था। मैं बोला था कि देखो ये प्रॉब्लम मैं यहां से डिलीट नहीं करूंगा, तो प्रॉब्लम वही है। देखो, प्रॉब्लम यहां से हटाया नहीं गया है, ठीक है ना। तो अगर सारे बच्चे उस वीडियो को देख लिए, उस लेक्चर को देखे हो, लेक्चर नंबर 18 को, तो पूरी बात आप यहां का समझोगे। नहीं देखे हो तो नहीं समझोगे, इसलिए पहले लेक्चर नंबर 18 को जाकर आप लोग पहले देख लो। री इशू का पहला लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 18 में पहला लेक्चर आया री इशू का, ठीक है ना। देखो, एक्स लिमिटेड है इशूड 15,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल ऑन एप्लीकेशन ₹2। एक कंपनी जो है 15,000 शेयर इशू किया है, जिसमें एप्लीकेशन के नाम पर ₹2 मांग रहा है। देखो, ₹10 का शेयर ₹10 में ही इशू किया गया है, कोई प्रीमियम का केस नहीं है यहाँ पर। ₹2 एप्लीकेशन में, ₹3 अलॉटमेंट में, ₹2 फर्स्ट कॉल में और ₹3 सेकेंड एंड फाइनल कॉल में कंपनी आपसे मांग रहा है। यहां पर अलॉटमेंट में एक पर्सन फेल किया जो 5,000 शेयर होल्ड किए हुए है, 5,000 शेयर लिया था। लिखा हुआ है कि फेल्ड ऑन 5,000 शेयर्स एंड फॉरफिटेड इट आफ्टर फर्स्ट कॉल, और आफ्टर फर्स्ट कॉल के बाद इसको कंपनी फॉरफिट कर लिया, ठीक है ना। एंड री इशूड ऑल द 5,000 शेयर्स एट ₹। अब रुपीज मैं अभी यहां फिलअप नहीं किया हूं, उसको फिलअप करूंगा अभी। देखो, पूरे 5,000 शेयर को, 5,000 शेयर पूरा जब्त किया गया, पूरे 5,000 शेयर को बेचा जा रहा है, ठीक है। तो फुली री इशूड का केस है। तो इसके पहले वाले लेक्चर में भी फुली री इशूड पर ही लेक्चर दिया गया है, वीडियो बनाया गया है। उसमें मैं एड पार पर और एड प्रीमियम पर एंट्री सिखा चुका हूं। मैं बोला था कि वो वीडियो काफी बड़ा होने लगा था, एट डिस्काउंट का केस उसमें नहीं समझाया गया था। आज मैं एट डिस्काउंट का केस यहां पर समझाऊंगा आज के लेक्चर में, फुली री इशूड के केस में। और आज के ही लेक्चर में इस चैप्टर को मैं एंड करूंगा पार्टली री इशूड को भी समझाकर, कि पार्टली री इशूड के केस में अमाउंट को कैसे भेजा जाता है, ठीक है। जर्नल में चेंजिंग नहीं होगा पार्टली री इशूड के केस में भी। जर्नल जो फुली री इशूड के केस में आप देख रहे हो, पार्टली री इशू करेंगे हम लोग, यानी पार्शियली री इशू करेंगे, तब भी जर्नल वही होगा। जर्नल में बदलाव नहीं होने जा रहा है, अमाउंट में चेंजिंग हो जाएगा। तो आपको अमाउंट केवल पुट करने सीखना है कि पार्टली अगर इशू किया जा रहा है तो अमाउंट को कैसे भेजा जाए, अमाउंट को कैसे लिखा जाए। एंट्री में कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। तो मैं फुली री इशूड का केस में एट पार और एट प्रीमियम पर, ठीक है, मैं जर्नल सिखा चुका हूं। मैं बोला था कि री इशूड का जो जर्नल होता है वो मिनिमम 1 होता है और मैक्सिमम 2 एंट्री होता है, और सबसे अंत में ये एंट्री किया जाता है फाइनल कॉल के बाद, अंत में, ठीक है। अगर पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो फाइनल कॉल के बाद ये एंट्री किया जाएगा। लेकिन मैं बोला था कि एग्जाम में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस कोई जोड़ी नहीं है पूछा जाए, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में ही पूछा जाता है, जिसमें केवल आपसे फॉरफीचर का जर्नल और री इशू का जर्नल मांग देगा कि फॉरफीचर का जर्नल और जो है सो री इशू का जर्नल करके दिखाओ, उतने मांगेगा। तो पकड़ उस दोनों पर बनाना है। देखो, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल की एंट्री तो लगभग लोग कर ही लेते हैं, अमाउंट भी भेज लेते हैं। तो मैं बोला था कि जहां बच्चों को प्रॉब्लम होता है वो री इशूड और फॉरफीचर में होता है। री इशूड में मैं बोला था कि देखो, ये जो रेट प्राइस जो तय किया जाएगा वो प्राइस कहां से लिया जाता है। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, दो यहां बात लिखा गया है, री इशूड ऑल द 5,000 शेयर्स एट ₹। यहां रुपीज नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अगर यहां रुपीज लिख के ईच और फुली पेड अप लिख दिया जाए, तो फुली पेड अप लिखा जाए तो मैं बोला था कि इससे कंपेयर करोगे ओरिजिनल रेट से। जो भी इशूड प्राइस है उसको ओरिजिनल रेट से कब कंपेयर करेंगे ये जानना है, कि हम लोग ओरिजिनल जो रेट है ये ₹10, उससे कब कंपेयर करेंगे। जैसे मान लो मैं यहां लिख दूं कि शेयर्स जो है एट ₹9 ईच, ऐसा मैं लिख दूं 9 ईच फुली पेड अप, ऐसा लिख दूं मैं फुली पेड अप,
ठीक है ना। तो री इशूड के केस में अगर ये बात जोड़ा जाता है कि पूरा शेयर इशू कर दिया गया, या जितने भी शेयर इशू किया गया रेट दे दिया और फुली पेड अप लिख दिया, तब हम लोग, अब ये तो तुम्हारा जो 9 रुपया का रेट है वो क्या है, री इशूड प्राइस है, जो री इशू कर रहे हो वो प्राइस है। ठीक है, री इशूड प्राइस, री इशू किस प्राइस पर कर रहे हो, री इशूड प्राइस। तो इशूड प्राइस से कंपेयर करेंगे, देखो इशूड प्राइस ये ओरिजिनल रेट है, यानी 10 रुपए का शेयर को आप 9 रुपया में बेच रहे हो। ठीक है, यानी 1 रुपया डिस्काउंट पर बेच रहे हो। ठीक है ना। तो फुली पेड अप लिखने का मतलब होता है, देखो ओरिजिनल रेट से कंपेयर करना, यानी री इशूड जो प्राइस होगा, ये 9 रुपया री इशूड प्राइस है, फिर से जो इशू कर रहे हो वो प्राइस है, फिर से जो हम बेच रहे हैं वो प्राइस है 9 रुपया। तो ये 9 रुपया में बेच तो रहे हो, सेलिंग प्राइस तो 9 रुपया है, लेकिन कितना का शेयर 9 रुपया में बेच रहे हो। ठीक है, ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं तो ट्रिकी क्वेश्चन बनाने में, शॉर्ट क्वेश्चन बनाने में आपका टाइम भी लग जाएगा और परफेक्ट बनेगा इसकी भी गारंटी नहीं है, रेट को नहीं समझोगे तब फुली पेड अप लगाने का मतलब मैं बोल दिया कि आपको री इशूड प्राइस यहां दिया हुआ है 9 रुपया, यानी 9 रुपया में बेच रहे हो, दैट इज सेलिंग प्राइस। तो कितना का शेयर 9 रुपया में बेच रहे हो, तो इसको ओरिजिनल रेट से कंपेयर करना है, 10 का शेयर 9 रुपया में बेचा जा रहा है। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट मैं समझा दिया, देखो कि कब हम लोग इशूड प्राइस से री इशूड प्राइस को कंपेयर करेंगे। ठीक है, ताकि यह पता चल जाए कि जो कंपनी री इशूड कर रहा है वो एट पार का केस है, एट डिस्काउंट का केस है, या एट प्रीमियम का केस है, कौन वाला एंट्री किया जाएगा। जब तक रेट नहीं समझोगे ये दोनों रेट को, तब तक कैसे डिसाइड कर लोगे कि पार का क्वेश्चन है कि डिस्काउंट का क्वेश्चन है कि प्रीमियम का क्वेश्चन है। तो बात अब पूरी तरह से समझ रहे हो सभी लोग। 9 रुपया ये सेलिंग प्राइस है, तुम्हारा री इशूड प्राइस है। ठीक है, लेकिन फुली पेड अप लिख देने की वजह से इसको हम लोग कंपेयर करेंगे ओरिजिनल प्राइस से, यानी जो रियल इशूड प्राइस है उससे ये री इशूड प्राइस को कंपेयर करेंगे, और तब हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये जो इशू किया गया एट पार का केस है, एट डिस्काउंट का केस है, या एट प्रीमियम का केस है। अब बताओ 10 रुपया का शेयर 9 रुपया में बेच रहा है अगर कंपनी, यानी कम में बेच रहा है, तो बताओ ये डिस्काउंट का केस हुआ कि नहीं हुआ, आराम से हो गया। ठीक है, अगर मान लो यहां पर बोल दिया जाए कि नहीं 9 रुपया में नहीं 10 रुपया में ही बेचा जा रहा है, तो 10 का शेयर 10 में बेच रहा हो, दैट इज एट पार पर बेच रहा है, एट पार का केस हो जाएगा ये। और अगर 10 से ज्यादा में बेचा जा रहा है, मान लो यहां पर हम बोल देने की 12 रुपया में बेचा जा रहा है जी, तो जब 10 का शेयर 12 में बेच रहे हो मतलब प्रीमियम का केस है। तो पहले केस कौन सा है, एट पार का है, एट डिस्काउंट का है, या एट प्रीमियम का है। जब तक ये डिसाइड नहीं कर पाओगे तो फिर एंट्री कैसे करोगे। एट पार वाला में एंट्री कुछ और है, एट प्रीमियम में कुछ और है, एट डिस्काउंट में कुछ और होने जा रहा है, अमाउंट भेजने का तरीका कुछ और होने जा रहा है। तो पहले तो री इशूड के केस में यह बात समझना होगा कि जो भी री इशूड किया जा रहा है वो एट पार पर किया जा रहा है, कि एट डिस्काउंट पर किया जा रहा है, कि एट प्रीमियम पर किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा कंफ्यूजन, अगर ये फुली पेड अप मैं यहां से हटा दूं, ठीक है, ये फुली पेड अप मैं यहां से हटा दिया, अगर ये फुली पेड अप वर्ड यहां से हटा दिया जाए, तब हम लोग देखो इशूड प्राइस कहां से लेंगे। हम लोग इशूड प्राइस इसको अब नहीं लेंगे, देखो ये 10 को नहीं लेंगे इशूड प्राइस। अगर यहां पर बोल देता है ये, यहां पर री इशूड प्राइस दिया रहेगा, बट ये जो प्राइस है वो कहां से निकाला जाएगा, हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे। अब देखो, ठीक है ना, यानी जो इशूड प्राइस है वो कहां से लिया जाएगा। यहां फुली पेड अप नहीं लिखा तो मामला कहां बदल रहा था। मैं बोला कि फॉरफीटर जो किए हो उसमें कैपिटल जिस रेट से डेबिट किए हो, अब कैपिटल देखो यहां 35,000 डेबिट किए हो 5,000 शेयर के लिए, 7 रुपया के रेट से 35,000, तो 7 रुपया रेट यहां आया हुआ है, तो ये रेट इशूड प्राइस माना जाएगा 7 रुपया। अब 7 रुपया का शेयर अगर यहां पर लिख दे हम कि 7 में इशू किया जा रहा है, तो एट पार का केस हो जाएगा, रेट यहां से चला देखो। ठीक है ना, जैसे ही यहां पर फुली पेड अप वर्ड को हटा दिए, रेट कहां से ले लिए हम लोग, इशूड प्राइस को फॉरफीचर में कैपिटल को जिस रेट से डेबिट किए हो उस रेट से कंपेयर करना है कि एट पार का केस है, कि डिस्काउंट का केस है, या प्रीमियम का केस है, यहां से रेट लिया जाएगा। यानी 7 का शेयर अगर 7 में जारी कर रहे हो, फिर से बेच रहे हो, तो एट पार का केस हो जाएगा। अगर ये 7 का शेयर 8 में या 6 में बेच रहे हो, तो ये डिस्काउंट का केस हो जाएगा। 7 का शेयर है 6 में बेच रहे हो, ठीक है, तो 1 रुपया का डिस्काउंट दे रहे हो, डिस्काउंट का केस हो जाएगा। और अगर इसको 7 से ज्यादा में 8 में बेच रहे हो, तो फिर प्रीमियम का केस हो जाएगा। 7 का शेयर 8 में बेच रहे हो,
तो रेट को पहले समझना जरूरी है, जान लेना, ठीक है ना। चलो, होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर था, ठीक है, री इशू की एंट्री को समझने के लिए। तो मैं एट पार के केस में एंट्री समझा दिया था, एट प्रीमियम में समझा दिया था, एट डिस्काउंट मुझे आज समझाना है, ठीक है। देखो, मैं बोला था कि मिनिमम 1 एंट्री, मैक्सिमम 2 एंट्री, यही होना था। अब समझो मैं आता हूं डिस्काउंट के केस में। देखो यहां पर हूं मैं, इस केस में मैं एंट्री समझा रहा हूं। जो इसके पहले वाला लेक्चर है उसको कंप्लीट देखो, क्योंकि प्रॉब्लम वही है, ठीक है ना, प्रॉब्लम वही है। इसीलिए मैं देखो इसका जर्नल भी नहीं मिटाया हूं यहां से। एप्लीकेशन की दोनों एंट्री यहां लिया हुआ है। देखो 15,000 शेयर पर 2 रुपया के रेट से 30,000 का एप्लीकेशन आया, 30,000 कैपिटल में गया। फिर 15,000 शेयर पर 3 रुपया के रेट से अलॉटमेंट बनी। देखो 45,000 ड्यू किया गया है, 45,000 ड्यू किया गया, 45,000। लेकिन 5,000 शेयर पर फेल हो गया, 3 रुपया के रेट से 15,000 नहीं मिला। तो 45,000 में 15,000 नहीं मिला, मतलब 30,000 मिला। तो देखो 30,000 बैंक में आया है, 15,000 का एरियर दिख रहा है, 45,000 से अलॉटमेंट को बंद कर दिया गया। इसी तरह कॉल में जाएंगे तो 15,000 इंटू 2, 30,000 से देखो ड्यू किया गया है फर्स्ट कॉल को, लेकिन रिसीव कम होगा क्योंकि होल्डर 1 से फेल, ऑलवेज फेल, ये समझा दिया गया है, ठीक है। तो 5,000 शेयर पर 2 रुपया के रेट से 10,000 का एरियर रह गया, ठीक है ना। तो 30,000 में 10,000 का एरियर है तो 20,000 रुपया मिला। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री कर दिया गया। अब बोला गया कि फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट करना है जी, तो फॉरफीचर की एंट्री देखो यहां किया गया है। तो फॉरफीचर तक की एंट्री तब सब लोग समझ रहे हो, इतना समझा दिया गया है। तो फॉरफीचर की एंट्री यहां कर दिया गया है। फाइनल कॉल का एंट्री हम यहां नहीं लिए हुए हैं। मैं इसके पहले वाला वीडियो में भी समझाया हुआ हूं लेक्चर में कि अगर मान लो इसी प्रॉब्लम में फाइनल कॉल का भी एंट्री लेना हो तो फाइनल कॉल की एंट्री कितना शेयर से लोगे, पूरे 15,000 से मत लेके बढ़ जाना, क्योंकि फॉरफीचर के बाद शेयर की संख्या घट जाता है और घटे हुए संख्या पर एंट्री किया जाता है। तो 15,000 शेयर में से जब 5,000 जब्ते कर लिया तो तुम्हारे पास बचा शेयर क्या, 10,000। तो 10,000 के लिए फाइनल कॉल की एंट्री होगा, यानी 10,000 इंटू फाइनल कॉल का रेट है 3 रुपया, तो 30,000 से ड्यू करेंगे और 30,000 रिसीव कर लेंगे। तो वहां तक की बात समझ गए हो। मैं री इशू की बात समझा रहा हूं, चूंकि टॉपिक मेरा री इशू चल रहा है, ठीक है ना। तो री इशू को पूरी तरह से समझने के लिए प्रॉब्लम साथ साथ मैं यहां लिया हुआ था, ताकि आपको अमाउंट कंपेयर करने, अमाउंट भेजने, अमाउंट सेट करने आ जाए, ठीक है। अब डिस्काउंट के केस में देखो हम आ रहे हैं कि 7 का शेयर को 6 में बेच रहे हो। फुली पेड वर्ड यहां नहीं लगा हुआ है, इसलिए हम लोग रेट यहां से देखो लिए हुए हैं। इशूड प्राइस ये माना गया है 7 रुपया इशूड प्राइस, और री इशूड प्राइस देखो 6 रुपया है। 7 का शेयर को अगर हम लोग 6 में बेच रहे हैं, 7 का शेयर को अगर हम 6 में बेच रहे हैं, ठीक है ना। तो डिस्काउंट का केस हुआ मिनिमम 1 एंट्री और मैक्सिमम 2 एंट्री। अब देखो बहुत मजेदार टॉपिक है डिस्काउंट। बच्चे यहां भी पूरी लॉजिक को नहीं समझ पाते हैं, याद कर लेते हैं, देखना। अब यहां पर पहला एंट्री अगर हम लोग लेंगे, फर्स्ट एंट्री, तो फर्स्ट एंट्री हमारा क्या होगा, देखो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। अभी इस एंट्री को याद नहीं कर लेना है। देखो इस एंट्री को मैं फिर मिटाऊंगा, डिलीट करूंगा, देखना अभी मैं लिख रहा हूं बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहां पर अमाउंट कितना लोगे बताओ, शेयर हमारा कितना है, पूरा 5,000, पूरा 5,000 का 5,000 शेयर बेच रहे हैं। 7 का शेयर को 6 रुपया में ही बेच रहे हो, तो 5 6 30 होता है। देखो 30,000 रुपया अपने पास आ गया यहां पर बैंक में, 5,000 इंटू 6 रुपया में बेचे हो, ठीक है ना। 1 रुपया डिस्काउंट दिए हो, और डिस्काउंट लॉस होता है कंपनी के लिए, डिस्काउंट दिया गया तो, और लॉस भी एंट्री में डेबिट होगा, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है ना, एक्सपेंस लॉस डेबिट होता है। तो आप यहां पर डिस्काउंट ऑन इशू करके, डिस्काउंट ऑन री इशू अकाउंट डेबिट कितना से, 5,000 इंटू 1, यानी 5,000 से, ठीक है। और 2 यहां पर हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 35,000, 35,000, ठीक है। पेशेंस रखना, हड़बड़ाना नहीं है। ये मत बोल रहा सर डिस्काउंट तो कहीं देखने नहीं किया लिखा हुआ था, आप कैसे लिख रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं। अरे यार मैं आ रहा हूं, जहां जहां पहुंचना चाह रहा हूं मैं वहां आ रहा हूं, पहुंचा रहा हूं मैं, देखो ठीक है। पूरी तरह से बात को समझा रहा हूं मैं याद नहीं करा रहा हूं, मैं किताब में नहीं जा रहा हूं, किताब में आप जाना बाद में, पहले मेरी बात को, आप मेरी लॉजिक को समझ लो। देखो क्या है,
अभी तक तो डिस्काउंट के केस में डिस्काउंट लिखते आए हो, इसलिए मैं डिस्काउंट लिखा यहां पर। अब देखो फॉरफीचर की एंट्री जब की हो तो फॉरफीचर यहां क्रेडिट में है तुम्हारा। देखो कितना से फॉरफीचर का अमाउंट क्रेडिट की हो, 10,000 से। भाई जो पैसा मिल गया होता है वही जब्त होता है ना जी। तो 5,000 शेयर पर अलॉटमेंट में फेल किया तो एप्लीकेशन का पैसा 2 रुपया के रेट से तुमको 5,000 शेयर पर 10,000 रुपया मिला था, वही 10,000 रुपया यहां पर जब्त किए हुए। देखो तो फॉरफीचर में यहां पर 10,000 रुपया दिख रहा है और ये कंपनी का इनकम है। कैसा इनकम, मैं लिख चुका हूं कि फॉरफीचर जो होता है ये कैपिटल नेचर का इनकम होता है। देखो ये कैपिटल इनकम है, कैपिटल इनकम, इसीलिए इसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे थे। ठीक है, कैपिटल इनकम है। अब डिस्काउंट जो तुम्हारा लॉस दिख रहा है ये कैसा लॉस है, ये डिस्काउंट जो है कैसा लॉस है, कैसे पहचानोगे रेवेन्यू नेचर का लॉस है या कैपिटल नेचर का है। मैं रेवेन्यू नेचर कैपिटल नेचर में सिंपल तरीका समझाया हूं कि जो बार बार होने वाला प्रवृत्ति का चीज हो उसको रेवेन्यू नेचर का बोला जाएगा, और जो कभी कभार होने वाला नेचर का चीज है वो कैपिटल नेचर कहलाएगा। बताओ कंपनी शेयर को रीइश्यू करने का धंधा खोल कर बैठ गया है क्या? अरे यार कंपनी का जो प्रोडक्ट बेचने का काम होगा वो ना डेली बेचेगा खरीदेगा वो। ठीक है, ये मामला बार बार आएगा क्या रीइश्यू करने का और जब्त करने का? कभी कभार आएगा। तो कभी कभार होने वाला चीज ही तो कैपिटल नेचर का चीज है। तो ये जो लॉस हुआ है, ठीक है, ये किस नेचर का लॉस है? कैपिटल नेचर का, कैपिटल लॉस है ये। ठीक से समझना रखना, बहुत ही मजेदार चीज समझा रहा हूं मैं, किताब में भी आपको नहीं मिलने जा रहा है। चाहे आप टीएस ग्रेवाल पढ़ लो, चाहे डीके गोयल पढ़ लो, चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ लो, चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड का किताब पढ़ लो, नहीं मिलेगा ये लॉजिक, जो लॉजिक मैं समझा रहा हूं आपको यहां। ठीक है ना, नहीं मिलेगा किसी कीमत पर ये लॉजिक। और ना आपको स्कूल देने जा रहा है ना कॉलेज देने जा रहा है, जो मैं दे रहा हूं आपको। ठीक है, समझो। तो ये डिस्काउंट कैपिटल नेचर का लॉस है, और ये तुम्हारा फॉरफीचर जो देख रहे हो 10,000 रुपया जो जब्त की हो शेयर होल्डर का पैसा, एक कैपिटल नेचर का इनकम है। अगर मैं बोलूं कि ये शेयर फॉरफीचर को और कैपिटल लॉस को बैलेंस शीट में दिखाना है जी, तो बैलेंस शीट में एक लायबिलिटी साइड है, क्या एसेट साइड है? लायबिलिटी साइड क्रेडिट साइड है, एसेट साइड डेबिट साइड है। बताइए शेयर फॉरफीचर को हम लोग कहां दिखाएंगे? बैलेंस शीट में दिखाना हो तो सब लोग बोलोगे सर लायबिलिटी साइड में। ठीक है, इनकम है तो लायबिलिटी साइड में जाएगा। समझ में आ गया बात? कैपिटल नेचर का इनकम है, लायबिलिटी साइड में जाएगा। और लॉस है ये लॉस, तो एसेट साइड में जाना चाहिए। डेबिट बैलेंस जिसका शो करेगा एसेट साइड में जाएगा, क्योंकि ऑल एसेट डेबिट होते हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड जो होता है वो डेबिट साइड होता है। मैं बोल रहा हूं कि अगर डिस्काउंट को सेट ऑफ नहीं किया गया, अगर बैलेंस है तो बैलेंस शीट में अगर इसको भेजना है तो किधर जाएगा? एसेट साइड में, और ये कहां जाएगा? लायबिलिटी साइड में, फॉरफीचर। अगर पुरानी फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूं तो नया फॉर्मेट बाद में मैं समझाऊंगा उसकी लॉजिक, उतना लॉजिक में जाएंगे काफी टाइम लगेगा। अभी मैं जो समझाना चाह रहा हूं वहां पर मैं पहुंचना चाह रहा हूं, देखो उसको समझने की प्रयास करो। ठीक है, और बैलेंस शीट में आप दोनों को भेजोगे, कैपिटल लॉस और कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, ये देखो डाइजेस्ट होने वाली बात नहीं है, दोनों कैपिटल नेचर का चीज है। सिंपल सी बात है, अगर मान लो कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक हमारा अकाउंटिंग ईयर है, मान लो 1 से लेकर 30/6 तक कोई भी कंपनी जो है यहां से यहां तक मान लो प्रॉफिट अर्न किया है। ठीक है, प्रॉफिट अर्न किया है 50,000 रुपए का। सिंपल सी बात पहले समझना, देखो फिर 1/7 से लेकर 31/12 यहां, ठीक है ना, क्योंकि 30/6 यहां आ गया तो 1/7 से शुरू हो जाएगा, फिर यहां 6 महीना आ गया, इधर 6 महीना है। देखो अब इस 6 महीना में कंपनी जो है ये प्रॉफिट अर्न किया है। ठीक है, ये 6 महीना में जो कंपनी है, अगला जो 6 मंथ है वहां पर कंपनी लॉस अर्न किया है 30,000 रुपए का। ठीक है, ठीक से समझो क्या है, देखो टाइम लगता है, लगने दो। 1 जनवरी से 31 दिसंबर हमारा अकाउंटिंग ईयर है। ठीक है, 1 से लेकर 30/6 तक प्रॉफिट अर्न किया गया 50,000, लेकिन 1/7 से 31/12 यानी अगला 6 मंथ में लॉस अर्न किया गया 30,000। बताओ बैलेंस शीट में हम क्या भेजें? प्रॉफिट को भेजें या लॉस को भेजें या दोनों को भेजें? आपसे कोई पूछेगा तो ईयर इन में पूछेगा, बैलेंस शीट तो ईयर इन में बनता है। तो आपसे कोई अगर ईयर इन में पूछ रहा है कि बताओ कंपनी क्या अर्न किया जी साल में, साल के अंत में क्या अर्न किया, फाइनल रिपोर्ट आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या बताओगे कि पहला 6 मंथ में कंपनी प्रॉफिट अर्न किया था और दूसरा 6 मंथ में लॉस अर्न किया है, ऐसा बोलोगे क्या? नहीं, एक फाइनल फिगर देना होगा।
ठीक है, यानी 50,000 रुपया प्रॉफिट में से ये 30,000 के लॉस को सेट ऑफ करने के बाद तुम बताओगे कि फाइनली जो कंपनी अर्न किया है वो प्रॉफिट अर्न किया है 20,000 रुपए का। फाइनल जो कंपनी अर्न किया, फाइनली कंपनी 20,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न किया है, और यही प्रॉफिट बैलेंस शीट में जाएगा, दोनों नहीं जाएगा। दोनों में से एक चीज आ रहा है जिसका पलड़ा भारी है। तब प्रॉफिट का पलड़ा भारी है, देखो प्रॉफिट का अमाउंट ज्यादा है, लॉस का अमाउंट कम है। इस प्रॉफिट से इस लॉस को बंद किया जाएगा, सेट ऑफ किया जाएगा, जो डिफरेंस आएगा वही बैलेंस शीट में जाएगा। यानी एक चीज आना है, दोनों नहीं। अब समझ गया होगा बात कि बैलेंस शीट में एक चीज आ रहा, दोनों नहीं जा रहा है। ठीक है, हमसे आंसर साल के अंत में पूछा जाएगा तो हम प्रॉफिट के रूप में आंसर देंगे, अगर ये एग्जांपल को लिया जाए तो, कि फाइनली कंपनी 20,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न किया है, और केवल एक चीज को बैलेंस शीट में भेजा जाएगा। ठीक वही बात समझो यहां पर। अब मैं हटा रहा हूं कुछ को, यहां पर आओ फिर से, कि कंपनी जब शेयर को फॉरफिट किया तो कंपनी के पास फॉरफीचर के नाम पर देखो यहां पर इनकम आया, कैपिटल नेचर का इनकम, और यहां पर डिस्काउंट पर जब रीइश्यू कर रहा है तो कंपनी का कैपिटल नेचर का लॉस है। ये दोनों में से कोई एक ही जाएगा। देखो, एक म्यान में दो तलवार नहीं रहेगा, एक जंगल में दो शेर नहीं रहेंगे, रहना एक ही को है जो भारी पड़ेगा, बाकी को भागना पड़ेगा। ठीक है ना, सुने हो ना कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रहेगा और एक जंगल में दो शेर नहीं रहेंगे, तो रहना इनमें से किसी एक को है, दोनों नहीं जाएगा, वो एक जाने वाला है। तो आप लोग खुद ही समझ लो कौन जाएगा, किसका पलड़ा भारी लग रहा है। यहां पर डिस्काउंट आपका यहां पर 5,000 दिख रहा है जो लॉस है, और इनकम आपका यहां 10,000 दिख रहा है। ठीक है, तो लॉस को अगर इस इनकम से सेट ऑफ कर दोगे, जो कि करना ही पड़ेगा, लॉस को इनकम से सेट ऑफ करना है। दोनों तो एक ही नेचर का है ना जी। ठीक है, ये कैपिटल नेचर का है, ये कैपिटल नेचर का है। ठीक है, तो इसको सेट ऑफ कर देंगे हम लोग। कैपिटल नेचर के इनकम से कैपिटल नेचर के लॉस को बंद कर दिया जाता है, और जिसका बैलेंस बचेगा फाइनली आंसर उसी को दिया जाता है और उसी को बैलेंस शीट में भेजा जाता है। ठीक है, तो कैपिटल देखो यहां पर हमारा शेयर फॉरफीचर 10,000 है और कैपिटल लॉस यहां पर तुम्हारा डिस्काउंट 5,000 है। अगर ये 5,000 के डिस्काउंट को बंद कर दें तब भी मेरे पास फॉरफीचर के नाम पर 5,000 रुपया बचेगा, कैपिटल नेचर का इनकम। तो कुल मिलाकर मैं ये बताना चाह रहा हूं, देखो कि ये जो डिस्काउंट देख रहे हो, इस डिस्काउंट को क्लोज किया जाता है। ठीक है, किससे क्लोज कर दिया जाता है? शेयर फॉरफीचर से, क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं और दोनों बैलेंस शीट में नहीं जाएंगे। तो बताओ, शेयर फॉरफीचर यहां क्रेडिट में है तो हम लोग डेबिट करेंगे, और ये डिस्काउंट डेबिट में है तो उतने से क्रेडिट करेंगे, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो बंद करने की एंट्री क्या हो जाएगा मेरा? देखो, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन री इशू अकाउंट। ठीक है, देखो 5,000 से ये डेबिट है, 5,000 से पूरा हम लोग क्रेडिट कर देंगे, इसको फुली क्रेडिट। अब तुम्हारा देखो ये प्लस में पड़ा हुआ था 5,000 और ये माइनस में भेज दिए 5,000। अब प्लस माइनस बताओ बंद हुआ कि नहीं हुआ? ये प्लस और माइनस, ये डेबिट और ये क्रेडिट, ठीक है, बंद हुआ या नहीं हुआ? सॉरी, ये नहीं होगा। ठीक है, यहां पर डिस्काउंट डेबिट में है और देखो यहां डिस्काउंट क्रेडिट में है। जितना से डेबिट उतने से क्रेडिट होके ये बंद हुआ कि नहीं हुआ? सब लोग कहोगे हाँ सर बंद हो गया। अब अगर ये दोनों एंट्री का कंपाउंड एंट्री आपसे पूछे हम कि बताओ ये दोनों एंट्री का नेट एंट्री क्या होगा जी? कंपाउंड एंट्री। तो बताओ कंपाउंड एंट्री क्या होगा? ये बैंक तुम्हारे पास बच रहा है, यही ना बच रहा है। शेयर फॉरफीचर देखो डेबिट में है, बैंक डेबिट में है, शेयर फॉरफीचर डेबिट में है, और कैपिटल में देखो क्रेडिट आया हुआ है। क्रेडिट में कैपिटल आया हुआ है तुम्हारा, देखो ये क्रेडिट में कैपिटल आया हुआ है। बाकी तो तुम्हारा डिस्काउंट क्लोज हो गया। तो और में अगर हम कंपाउंड एंट्री की बात यहां पर करें कि कंपाउंड एंट्री क्या होगा जी, तो बताओ इसका कंपाउंड एंट्री क्या निकल कर आ रहा है? यहां पर आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट। ये रखो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यही नेट एंट्री निकल कर आया। देखो ये दोनों एंट्री के जगह पर एक एंट्री निकल कर ये आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000, ठीक है ना, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000,
शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 5,000 और कैपिटल हो गया यहां पर 35,000। तो ये दोनों एंट्री की नेट एंट्री निकल कर देखो ये आया। अब समझना, किताब में जाओगे जब भी इशू का केस जाकर देखना, किताब में जहां पर डिस्काउंट पर इशू किया गया हो तो आपको एंट्री ये मिलेगा, ये दो एंट्री नहीं मिलेगा। और ये दो एंट्री करना भी नहीं चाहिए। मैं समझाने के पर्पज से देखो, अगर मैं नहीं समझाता तो सब लोग याद करता कि आखिर फॉरफीचर को किस कारण से यहां डेबिट किया गया है। फॉरफीचर तो क्रेडिट में रहता है, यहां जब भी शेयर फॉरफीचर किया गया क्रेडिट में आया, चूंकि इनकम है तो यहां पर डायरेक्ट डेबिट कैसे कर दिया गया। अब तुम्हारी समझ में यह बात आ जाना चाहिए कि शेयर फॉरफीचर डेबिट यहां क्यों किया गया। पहले तो यह समझो कि अगर डिस्काउंट पर शेयर को री इशू किया गया तो यहां पर डिस्काउंट नहीं लिखकर डायरेक्ट शेयर फॉरफीचर को डेबिट कर दिया जाता है। डिस्काउंट को डेबिट नहीं करके डायरेक्ट यहां पर किसको डेबिट कर दिया जाता है, शेयर फॉरफीचर को, डिस्काउंट को नहीं। ऐसा करने के पीछे क्या समझ में आया बात। अगर फॉरफीचर को डायरेक्ट यहां डेबिट कर रहे हैं मतलब अब आपको समझ में आना चाहिए कि अंततः डिस्काउंट को फॉरफीचर से ही तो बंद किया गया, ठीक है। तो डिस्काउंट नहीं लिखकर हम लोग सीधे फॉरफीचर लिख दिए, क्योंकि दोनों का कंपाउंड एंट्री करेंगे तो निकल के ही आ रहा है। तो फॉरफीचर को डेबिट करने का मतलब डायरेक्ट ये समझना है कि डिस्काउंट वहां था, डिस्काउंट को फॉरफीचर से बंद कर दिया गया है डायरेक्ट, ठीक है। तो अब आपको पूरा व्यू समझ में आ जाना चाहिए कि शेयर फॉरफीचर लिखने का मकसद यहां पर क्या है। शेयर फॉरफीचर को यहां डेबिट कर रहे हो मतलब डिस्काउंट को सेट ऑफ किए हो, डिस्काउंट को क्लोज किए हो। तो मैं क्लोज करके देखो यहां अलग अलग समझाया, समझ में आ गया ना बात। अब देखो इस एंट्री को हम यहां से हटा रहा है, अब इसको मैं यहां से हटा दिया, देखो ये एंट्री मैं यहां से हटाया, देखना जो नीचे एंट्री किया हुआ है उसी को मैं ऊपर में एंट्री ले रहा हूं, समझो। अब यहां पर डिस्काउंट का केस में अगर 7 का शेयर को 6 में इशू किया तो हमारा आंसर यहां पर क्या बन रहा है, देखो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट चला गया देखो 30,000 यहां पर, क्योंकि 5,000 शेयर बेच रहे हो, 6 रुपया में बेच दिए हो और 5,000 यहां पर डिस्काउंट आया था 5,000 शेयर पर 1 रुपया के रेट से, और 35,000 रुपया यहां पर कैपिटल क्रेडिट हुआ, देखना। अब ये बात समझ में आना चाहिए कि यहां पर शेयर फॉरफीचर डिस्काउंट की जगह पर आया हुआ, देखना, यानी डिस्काउंट को डायरेक्ट सेट ऑफ कर दिया गया, डायरेक्ट बंद कर दिया गया है फॉरफीचर से, इसलिए फॉरफीचर को यहां पर डेबिट किया गया। तो डिस्काउंट के केस में देखो पहला एंट्री तो हो गया, हम लोग डिस्काउंट के केस में है, देखना, तो पहला एंट्री तो हो गया, लेकिन इसका दूसरा एंट्री ये जानना है। मैं बोला था मिनिमम 1 एंट्री मैक्सिमम 2 एंट्री, तो दूसरा एंट्री किस बात का होता है, फॉरफीचर को बंद करने का। मैं बोला था कि एनी हाउ फॉरफीचर का अमाउंट क्लोज हो जाना चाहिए जब री इशू की एंट्री कर देते हो, ठीक है। फॉरफीचर की अमाउंट को क्लोज करना है टू ट्रांसफर इन कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में भेजकर। तब सेकेंड एंट्री होता है फॉरफीचर को बंद करने की एंट्री, ठीक है ना। अब देखो फॉरफीचर को बंद करने के नाम पर फॉरफीचर हमारे पास देखो माइनस में 10,000 है क्रेडिट में, ठीक है ना। तो बंद करने की एंट्री तो हम लोग करेंगे, ये देखो क्रेडिट में तो इसको डेबिट करेंगे हम लोग, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू, कहां भेजकर बंद कर रहे हो इसको, कैपिटल रिजर्व में, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। शेयर फॉरफीचर को कैपिटल रिजर्व में भेजकर बंद किया जाता है। अमाउंट कितना यहां पर आएगा, देखो फॉरफीचर आपका यहां पर माइनस में है, देखो 10,000 देखो यहां माइनस में है, 5,000 शेयर पर 2 रुपया के रेट से 10,000, लेकिन 10,000 में देखो यहां प्लस कर चुके हो, यहां प्लस कर चुके हो, कितना से फॉरफीचर को प्लस कर चुके हो, देखो यहां डेबिट किए हो, दैट इज की प्लस कर दिए हो, फॉरफीचर को प्लस किया हुआ है। अब यहां माइनस में 10,000 है, यहां प्लस कर दिए हो 5,000, तो बचा कितना, केवल 5,000 बच रहा है भाई। फॉरफीचर में देखो यहां क्रेडिट किए हो, माइनस में है, यानी क्रेडिट में 10,000 है,
लेकिन इसमें से देखो पहला एंट्री में फॉरफीचर यहां डेबिट कर दिए हो, यानी प्लस कर दिए हो, डेबिट कर दिए हो 5000 से, तो डिफरेंस अपना 5000 ही बच रहा है ना जी, और ये क्रेडिट में बच रहा है ये, तो 5000 से इसको बंद किया जाएगा, 10,000 से नहीं। देखो ये 5000 से बंद हो गया। अब हमारा फॉरफीचर पूरा बंद हो गया। देखो 5000 यहां पर प्लस किया गया है और 5000 यहां पर प्लस किया गया है, तो टोटल प्लस हो गया 10,000। तो ये प्रॉब्लम नंबर अभी समझ लेना ए, डिस्काउंट के केस में हम प्रॉब्लम नंबर ए समझाया। अभी मान लो ये प्रॉब्लम नंबर ए है। ए में हम लोग क्या क्यों ए ले रहे हैं, अभी मैं इसमें बहुत चेंज करने वाला हूं। देखो 7 का शेयर को 6 रुपए में बेचे हो, तब हमारा देखो एंट्री ये गया और अमाउंट कैसे गया ये जानना है। अब मैं वहां रेट चेंज कर रहा हूं। देखना, अगर मैं बोलूं कि हमारा 7 का शेयर जो है जी, इसको 6 में नहीं 5 में बेचना है, ठीक है, 5 में बेचना है। अब बताओ क्या होगा हमारा यहां पर अमाउंट में चेंजिंग। एंट्री तो यही होने वाला है, बट अमाउंट में चेंजिंग क्या होने वाला समझो। देखो अमाउंट में चेंजिंग क्या होगा, रेट में बदल दिया कि 7 रुपया का शेयर था, 5 रुपया में बेच रहे हो, ठीक है। तो पूरा 5000 शेयर है, पूरा 5000 शेयर है इंटू 5 में बेच रहे हो, मतलब 25,000 रुपये यहां पर मिलेगा। बाकी 5000 शेयर पर 2 रुपया के रेट से तो डिस्काउंट दे दिया, क्योंकि 7 का शेयर था 5 में बेच दिए हो, तो 2 रुपया का तो डिस्काउंट दे दिए हो। तो 5000 इंटू 2, 10,000 रुपया से फॉरफीचर को डेबिट करोगे, क्योंकि डिस्काउंट को बंद करना है। किससे बंद करना है, शेयर फॉरफीचर से बंद करना है। किससे बंद करेंगे हम लोग, फॉरफीचर से, कैपिटल इनकम से कैपिटल लॉस को बंद करना था। अब यहां पर 25 और 10 मिला के हो गया 35,000। तो ये पहला एंट्री तो अपना कंप्लीट हो गया। देखो पहला एंट्री तो हो गया। अब देखो दूसरा एंट्री होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि दूसरा एंट्री जो होता है वो फॉरफीचर को बंद करने का होता है। तब फॉरफीचर का जब बैलेंस बचा रहेगा बेटे, तभी ना बंद करोगे। फॉरफीचर देखो यहां क्रेडिट में 10,000 है, अब तुम्हारा देखो यहां 10,000 डेबिट हो चुका है। तो जब 10,000 यहां डेबिट हो चुका है, तब फॉरफीचर बच कहां रहा है, नहीं बच रहा है ना। तो जब फॉरफीचर बचा ही नहीं, तो बताओ ये एंट्री होगा क्या, सेकेंड एंट्री हम लोग का होगा क्या, ये एंट्री नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास फॉरफीचर बच ही नहीं रहा है। सेकेंड एंट्री री इशू में फॉरफीचर को बंद करने के लिए होता है। फॉरफीचर जितना से मेरा यहां क्रेडिट में था, उतने से फॉरफीचर यहां डेबिट हो चुका है। तो फॉरफीचर तो पहला एंट्री में बंद हो गया, तो सेकेंड एंट्री ये नहीं होगा यहां पर। अब तो रेट केवल बदल दिए, तो क्या मामला आ गया देखो। अब देखो ये प्रॉब्लम बी हो गया। अभी मैं जो समझाया डिस्काउंट का, ये बी नंबर केस हो गया। देखना अभी जो मैं समझाया यहां पर डिस्काउंट का बी नंबर केस हो गया। अब हम देखो डिस्काउंट का सी नंबर केस में आ रहा है। अगर मैं इस 5 का रेट को हटा के यहां पर 4 रुपया कर दूं, कि मान लो हमको 4 में बेचना है, ठीक है, 4 में बेचना है। अब देखो मजेदार बात क्या है, अब यहां पर बहुत सारा राज छुपा हुआ है। देखना बहुत सारा राज छुपा हुआ है, ठीक है। अब बताओ, मैं ये एंट्री हटा दे रहा हूं, देखना, क्योंकि एंट्री होना नहीं था केस बी में। अब समझो अमाउंट यहां पर कैसे भेजा जाए। देखो अब आप 7 का शेयर को 4 में बेच रहे हो, शेयर की संख्या 5000 है, बेच रहे हो 4 में, तो 20,000 रुपया यहां पर आ रहा है। 5,000 शेयर पर डिस्काउंट कितना दे रहे हो, 3 रुपया के रेट से, क्योंकि 7 का 4 में बेच रहा हो तो डिस्काउंट 3 रुपया हो गया। तो डिस्काउंट जब 3 रुपया हो गया, तो 5,000 इंटू 3 15,000। अब डिस्काउंट को बंद किससे करना था, फॉरफीचर से। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा, देखना एग्जाम में। बहुत सारा राज छिपा हुआ है यहां पर, थ्योरी में शायद पढ़ा होगा, प्रैक्टिकल करके मैं दिखा रहा हूं यहां, देखना, ठीक है ना। अब यहां पर 15,000 रुपया देखो डिस्काउंट का आ जा रहा है, जबकि हमारे पास फॉरफीचर का अमाउंट यहां है कितना, केवल 10,000। तो जब 10,000 यहां क्रेडिट में है, तब फॉरफीचर को 15,000 यहां डेबिट कैसे कर देंगे। दूसरा चीज, डिस्काउंट को जब भी बंद करना है फॉरफीचर से करना है, तो फॉरफीचर का अमाउंट अपने पास 10,000 है। अगर 7 का शेयर 4 में बेचोगे, 3 रुपया का डिस्काउंट दोगे, तो डिस्काउंट का अमाउंट 15,000 हो जा रहा है, यानी लॉस ज्यादा हो जा रहा है। प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट 10,000 है और लॉस 15,000 हो जा रहा है।
जबकि प्रॉफिट से ही लॉस को बंद करना है। ठीक है, यानी अधिकतम फॉरफीचर जो यहां डेबिट करोगे, अधिकतम वो 10,000 ही डेबिट हो सकता है, 15 नहीं। तब बाकी 5,000 का क्या करें? 5,000 अधिका दे दिया डिस्काउंट, उसका क्या करें? तब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर डिस्काउंट को डेबिट कर देंगे 5,000 से, फॉरफीचर को 10,000 डेबिट करेंगे। ठीक है, आपको 10,000 क्रेडिट है तो 10,000 डेबिट करेंगे, अलग से डिस्काउंट को डेबिट कर देते हैं 5,000 से। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा। अब समझो क्या राज छुपा हुआ इसमें। री इशूड के केस में अगर डिस्काउंट पर इशू कर रहे हो तो डिस्काउंट की अधिकतम सीमा क्या होगा, मैक्सिमम पर शेयर कितना डिस्काउंट दे सकते हो। पहले तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि क्या किसी फॉरफिटेड शेयर को री इशू डिस्काउंट पर कर सकते हैं क्या? यस और नो में रिप्लाई देना है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि क्या किसी फॉरफिटेड शेयर को री इशूड डिस्काउंट पर कर सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, बेशक कर तो रहे हैं डिस्काउंट पर, सीख तो रहे एंट्री, तो यस कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बोलेगा कि ठीक है डिस्काउंट पर कर सकते हो, ठीक है मान लिया डिस्काउंट पर इशू कर सकते हो, तो व्हाट विल बी मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिस्काउंट? डिस्काउंट की मैक्सिमम लिमिट क्या होगा, कितना अधिकतम डिस्काउंट दे सकते हो? ये भी क्वेश्चन पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि अधिकतम डिस्काउंट क्या दे सकते हो। तो आज आंसर ठीक से समझ लो कि इक्वल टू फॉरफिटेड अमाउंट नॉट मोर देन दिस, इक्वल टू फॉरफिटेड अमाउंट नॉट मोर देन दिस। फॉरफीचर के अमाउंट से ज्यादा डिस्काउंट दे ही नहीं सकते हो एज पर कंपनीज एक्ट 2013। हमारे पास फॉरफीचर में 10,000 रुपया है तो मैं अधिकतम डिस्काउंट ठीक है 10,000 तक ही दे सकता हूं, यानी ये प्रॉब्लम ही गलत हो जा रहा है। आप मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पर 2 रुपया ही दे सकते हो। देखो 2 रुपया के रेट से फॉरफीचर को यहां क्रेडिट किया गया है, 5,000 शेयर पर 2 रुपया के रेट से 10,000 क्रेडिट किए हो, तो 2 रुपया से ज्यादा इस प्रॉब्लम में री इशूड के केस में अगर डिस्काउंट पर इशू कर रहे हो तो 2 रुपया से ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते हो, यानी 7 का शेयर को कम से कम 5 रुपया में बेचना होगा, उसके नीचे जाकर नहीं बेच सकते हो। अगर उसके नीचे जाकर बेच रहे हो तो ये रूल्स का वायलेशन होगा, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम ही गलत हो जाएगा अगर 7 का शेयर को 4 में इशू करने लगे हम, तो समझ गए यहां तक की बात को। तो डिस्काउंट के केस में बहुत सारा राज छिपा हुआ। देखो 3 तरह से रेट लेकर मैं समझाया यहां पर। जब 7 का शेयर को 6 रुपया में इशू किया तब मैं अमाउंट भेजकर दिखाया, जब 7 का शेयर को 5 में इशू किया तब मैं वहां पर अमाउंट बैठाकर दिखाया कैसे अमाउंट सेट करेंगे, और जब 7 का शेयर को 4 में इशू कर रहे हैं तब मामला कहां फंस गया ये भी समझाया मैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दो तैयार हो गया। यहां पर क्या तैयार हुआ, क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया कि क्या किसी फॉरफिटेड शेयर को री इशूड डिस्काउंट पर कर सकते हैं क्या? आंसर है यस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है कर सकते हो। तो डिस्काउंट की मैक्सिमम सीमा क्या होगी, डिस्काउंट की मैक्सिमम लिमिट क्या होगी, कितना डिस्काउंट दे सकते हो? तो आंसर में क्या गया, इक्वल टू फॉरफिटेड अमाउंट नॉट मोर देन दिस, इक्वल टू फॉरफिटेड अमाउंट नॉट मोर देन दिस। फॉरफीचर के अमाउंट से ज्यादा हम लोग डिस्काउंट री इशू में नहीं दे सकते हैं। तो अधिकतम डिस्काउंट जो मैं यहां दे सकता था वो कितना दे सकता था, 10,000 रुपया, इससे ज्यादा नहीं। इस प्रॉब्लम में डिस्काउंट की लिमिट 15,000 हो रहा था, जो कि गलत है। समझ गए बात को? तो चलो ये डिस्काउंट की केस भी पूरी तरह से मैं समझा दिया, ठीक है ना। अब मैं बात फुली री इशू का केस समाप्त हो गया, देखना। अब मैं पार्टली री इशू में आ रहा हूं, पार्शियली। ये फुली का मामला जो है ये समाप्त हुआ। जब हम लोग पार्शियल इशू करेंगे चलो फुली का मामला पूरी तरह से समझ गए सब लोग को। फुली के केस में मैं तीनों तरह से बात समझाया। देखो ऐड पार, ऐड प्रीमियम, ऐड डिस्काउंट। ऐड पार और ऐड प्रीमियम पर पिछला वीडियो बना हुआ है, उसको जाके पूरी तरह से देख लेना। फॉरफीचर को जब तक नहीं समझोगे री इशू समझने में परेशानी होगा। और दूसरा सबसे बड़ा बात कि री इशू का जो रेट की बात किया जा रहा है, रेट, ठीक है ना। तो ये तो इशू प्राइस दिया रहेगा, लेकिन इशू प्राइस दैट इज सेलिंग प्राइस को किस प्राइस से कंपेयर करें
ताकि हमको यह पता चल सके कि जो री इशू किया जा रहा है वो एट पार पर किया जा रहा है कि एट प्रीमियम पर किया जा रहा है कि एट डिस्काउंट पर किया जा रहा है। ठीक है, तो वीडियो को रिवाइंड कर करके देखोगे तब पूरी बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा क्लियर करने की कोई भी बात इसमें नहीं है। तो आज की क्लास में देखो मैं पूरा फुली री इशूड का केस समाप्त कर दिया। अब मैं देखो इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं। एक क्लास में रीइशू का और लूंगा, ठीक है, लेक्चर नंबर 20, जिसमें पार्शियल रीइशू को समझाएंगे और वो लास्ट हमारा लेक्चर होगा री इशू को लेकर। ठीक है ना, लेक्चर नंबर 20 में टॉपिक क्या होने वाला, ये सारे बात समझ चुके हो बच्चों। अब री इशू में हम लोग फुली री इशूड की बात यहां तक कर चुके हैं। अगला जो लेक्चर आने वाला है वो पार्टली री इशू, दैट इज पार्शियल री इशू को लेकर। एक लेक्चर कंप्लीट वहां लग जाएगा हमको समझाने में, तभी पूरी बात ढंग से समझ भी पाओगे। इसलिए मैं अगले लेक्चर के लिए उसको छोड़ रहा हूं, उस टॉपिक को। एक लेक्चर और इसमें आएगा हमारा, एक क्लास, एक वीडियो और मैं बनाऊंगा री इशू को लेकर, लेक्चर नंबर 20। तब तक आप इसको पूरा देखिए, इसको समझने की प्रयास कीजिए, ताकि आपको पार्शियल इशू में किसी भी तरह की कठिनाई ना हो। तो चलो हम बहुत जल्द मिलते हैं, ठीक है, आप सभी से लेक्चर नंबर 20 में।